हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गालिब के जीवन को लेकर नज़रियों को ध्यान में रखते हुए। तो गालिब ने हमेशा जीवन को यथार्थवादी रूप में देखा है, रियलिस्टिक रूप में। और जिस तरीके से वर्णन किया है जीवन का, ऐसा लगता है कि वो व्यंग्यात्मक रूप में वर्णन कर रहे हैं जीवन का। वो कभी भी जीवन को इनाम के रूप में नहीं देखते थे, हमेशा संघर्ष के रूप में उन्होंने जीवन को देखा है। और इसके बारे में चर्चा अगर हम लोग आगे करें तो एक कहानी याद आती है जो उनके साथ घटी। कहानी कुछ ऐसी है कि उनकी पत्नी ने उनसे एक बार पूछा, जीवन का उनका सार है इस कहानी में। उन्होंने पत्नी उनकी पत्नी ने उनसे एक बार पूछा, क्या आप कर्जे में डूबे हुए हैं, पैसे आपके पास हैं नहीं, मुफलिसी में आप जी रहे हैं, हर दिन सूदखोरों का तकाजा बना रहता है आपके घर पे, आप जेल जा चुके हैं, हम लोग बच्चों को दंश से जी रहे हैं, और फिर भी आप हंसते रहते हैं, ऐसा क्यों? तब गालिब ने एक बात कही जो मुझे लगता है आज के ज़माने में, उस ज़माने में, आने वाले ज़माने में, या बहुत लंबा पुराना बीत चुका ज़माना, हमेशा के लिए एक कालजाई बात है। हर इंसान को इस चीज़ को सोच कर चलना चाहिए और इसी तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए। उनकी लाइन थी कि गम में हंसता हूँ तो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि रोना ही नहीं आता। ये जो लाइन है, इसमें 3 चरण हैं। हर किसी के जीवन में जीवन जीने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए। इन 3 चरणों में गालिब ने बताने का प्रयास किया है। पहला चरण ये है कि गम में रोता हूँ, गम में हंसता हूँ। पहला चरण ये है। तो इस लाइन से वो ये कहना चाहते हैं कि कितना भी गम हो जीवन में, कितना भी गम, आपको मुस्कुराते रहना चाहिए। दूसरा चरण, गम में हंसता हूँ तो लोग अंदाजा लगाते हैं, लोग अंदाजा लगाते हैं, ये दूसरा चरण है। आपको अपना जीवन इस तरीके से जीना है, अपनी संभावनाओं को इस तरीके से बांट के रखना है, अपने जीवन की हर चरण को इस तरीके से व्यतीत करना है कि लोगों को केवल अंदाजे लगाते रहें लोग। आपके जीवन में क्या चल रहा है, इस चीज़ की यथार्थता किसी को पता ना चले। अपना जीवन आप अपने ढंग से जिए और इतने सीक्रेटली जिए कि लोगों को अंदाजे भी न लगें कि आप क्या क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। बस वो अंदाज़ा लगाते रहें अपने हिसाब से। और जो तीसरा चरण है, जो लास्ट है, कि हंसना ही नहीं आता। गम में हंसता हूँ, गम में हंसता हूँ तो लोग सोचते हैं कि रोना ही नहीं आता। तो जो लास्ट वाला चरण है कि रोना ही नहीं आता, इसका अर्थ ये है कि अगर जीवन में कभी रोना भी आए ना, तो लोगों के सामने हंसते रहना। आपको रोना है, एकांत में रोएं। अपना शोक एकांत के लिए बचा के रखें। अपनी खुशी जग जाहिर कर दें, कोई बात नहीं, पर शोक हमेशा एकांत में करें, क्योंकि आपका शोक लोगों के लिए हंसी का कारण बन सकता है, उनकी खुशी का कारण बन सकता है। तो कोशिश करें अपने शौक पर किसी को हंसने का मौका ना दें, किसी को भी हंसने का मौका ना दें। तो जीवन के नज़रिए को लेकर अगर हम गालिब के अन्य चरण में, अगले चरण में जाने की बात करें, तो वो कहते थे कि जीवन को हमेशा अपने मूल चरित्र के रूप में जीना चाहिए। आपको अपने मूल चरित्र से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे फिर उसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। और इसके लिए गालिब के जीवन में जुड़ी हुई एक कहानी, या यूँ कहें कि एक दौर याद आता है जब उन्हें अपनी पेंशन चालू करवाने के लिए बंगाल जाना पड़ा था। उस समय जब वो लखनऊ पहुँचे दिल्ली से निकलकर, और लखनऊ में प्रवास कर रहे थे कुछ दिनों के लिए, तो पैसों की तंगी के चलते हुए वहाँ के कुछ उनके हजरात उनसे मिलने आए जो जानते थे उन्हें और उनके शायरी के, शेरों के, गज़लों के कायल थे। तो उनसे बोला कि पैसों की कुछ तंगी है। ऐसी बात चली कुछ कि पता चला कि पैसों की कुछ तंगी है गालिब को। तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ के नायब जो है ना, वो चाहते हैं कि आप उनके उनके आगे कुछ कसीदा उनका पढ़ दीजिए, उनकी तारीफ़ में, तो हो सकता है कुछ प्रबंध हो जाए। पर गालिब ने कहा कि मैं अपनी शायरी बेचने नहीं आया हूँ। इसके चलते उन्होंने अपने सारे दोस्तों को मना कर दिया और बोले कि अगर आप चाहें तो उनसे मिल लीजिए, हो सकता है मिलने से ही कुछ हल निकल आए। तब गालिब का जवाब ये था कि मिलने के लिए 2 शर्तें। गालिब ने नायब के सामने शर्तें रखी, जबकि नायब गालिब के सामने शर्त रखने के अधिकारी थे उस समय, जैसा समाज था। तो गालिब ने जो शर्तें रखी, वो पहली शर्त उसमें ये रख दी उनने कि मैं जाऊँगा तो नजराना नहीं दूँगा, नायब को कोई नजराना नहीं दूँगा। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं गया उनकी महफ़िल में, तो नायब को खुद उठकर उनका सम्मान करना पड़ेगा, और जो उस दौर में लगभग नामुमकिन था। और इसी के चलते गालिब को आर्थिक सहायता नहीं मिली। अब
इसी चरण में अगर हम दूसरा दौर उनका समझें, जब वो लखनऊ से निकले, आर्थिक सहायता जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत उनको हुई और आगे बढ़े, वो उन्होंने सोचा कि बांदा होते हुए आगे होते हुए जब निकलेंगे तो शायद आगे कोई व्यवस्था हो जाए। जैसे तैसे करके गालिब बंगाल पहुंचे अपनी पेंशन को पूरा बहाल कराने के लिए। और एक मुशायरे में, जो कि गालिब फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे और वहाँ के लोगों को इस चीज़ की जानकारी थी, जबकि बंगाल में कतील का उस समय बोलबाला बहुत अधिक था, पर गालिब का भी नाम बहुत अच्छे तरीके से लोग जानते थे। तो लोगों ने वहाँ पर बात की कि गालिब आएँ और मुशायरे में शिरकत करें, जहाँ अंग्रेज भी शिरकत कर रहे थे। तो गालिब, जो कि अपनी पेंशन बहाल कराने के लिए बंगाल आए थे और उन्हीं अंग्रेजों के हाथ में उनकी पेंशन बहाल करना था, फिर भी उन्हीं के विरोध में उनने मुशायरे में सारियाँ शेर पढ़ दिए, जिसके चलते उनकी पेंशन तो रुकी ही रुकी, आगे जाने के लिए उनके पास पैसे भी ना बचे। और जब उनसे पूछा गया ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर अपने मूल चरित्र का समझौता नहीं करूँगा। और आज के लोगों से इसी प्रश्न को छोड़ के चले गए हैं कि आप किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। आप अपने मूल चरित्र का समझौता करेंगे किसी छोटी सी अदना सी लाभ के लिए, या तो फिर अपना मूल चरित्र कायम रखेंगे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए। अब ये प्रश्न आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेते हैं और इसका जवाब आपके जीवन में क्या है, ये आप खुद खोजें। तो गालिब के बारे में हम लोग पहले जो जाना है वो ये था कि गालिब यथार्थवादी पक्ष को ज़्यादा मानते हैं अपने जीवन में, लेकिन कभी भी उन्होंने ये इस बात को नहीं नकारा है, जो जीवन में वास्तविकताएं घट रही हैं उसको कभी नहीं नकारा है। वो मानते थे कि जीवन में निराशा और बेबसी, इंतजार, ये आता ही रहेगा, क्योंकि जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जीवन भर इंतजार करते हैं किसी चीज़ को लेकर, वो नहीं हो पाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जीवन भर प्रयास करते हैं किसी चीज़ को लेकर, वो नहीं हो पाती है, फिर हमें बेबसी होती है। तो इंतजार, बेबसी जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। और गालिब इस बात को मानते थे। गालिब इस बात को मानते थे, इसी बात को लेकर उन्होंने एक शेर भी लिखा है, जिसका प्रतिघातम करता अगर हम लोग देखें तो यही निकलता है। शेर उनका ये है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। इसका पहले लाइन का अर्थ यही है कि आह मतलब आपके संघर्ष को एक उम्र चाहिए, उम्र मतलब एक समय चाहिए जब आप सफलता पाएंगे। बिना संघर्ष के जो इंतजार है ना, वो संघर्ष में आपके साथ जुड़ा हुआ आता है। आप केवल संघर्ष जीवन नहीं जी सकते हैं, आपको इंतजार करना ही पड़ेगा उस संघर्ष के फल को पाने के लिए। और दूसरी लाइन में जो लिखा हुआ है वो ये है कि संघर्ष करने के बावजूद भी हो सकता है आप मर जाएं, इस धरा से चले जाएं, फिर भी आपको सफलता का फल चखने को न मिले। अब चूंकि ये नैराश्य वाली बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। हो सकता है उनका प्रारब्ध कुछ जुड़ा हुआ हो, कर्म कुछ जुड़ा हुआ हो सकता है कोई और चीज़ जुड़ी हो सकता है कि मिल जाए, बाई चांस मिल जाए। और इसको लेके बशीरबद्र साहब ने भी एक बहुत अच्छा शेर कहा है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिलें, कोई मेरी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। तो दोनों चीज़ें सही हैं, किसी को तुरंत की तुरंत सफलता मिल जाती है अपने जीवन में, लेकिन वो संघर्ष का फल, जो संघर्ष का जो एक संघर्ष के दौर में जो आप सीखते हैं ना, वो सीखने का जो सुख है ना, वो इनसे छूट जाता है। और कोई मेरी तरह उम्र भर सफ़र में रहा, और जो सफ़र में रहते हैं उम्र भर, उन्हें सफलता भले नहीं मिलती है, लेकिन संघर्ष का जो सफ़र है उनका, उसने उन्हें इतना दे दिया होता है कि सफल होने वाला व्यक्ति भी उनसे कम जानता है। और इस चीज़ को निराशा पे नहीं छोड़ा है गालिब ने। इस शेर का अर्थ केवल निराशा से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके पीछे एक आशा भी है। वो मानते हैं कि जो आपने किया है वो समाज में कुछ न कुछ जोड़ के गया है, अर्थात उसने समाज को आधा आधार दे दिया है। अब चीज़ें जो आगे बढ़ेंगी वो आपके द्वारा किए गए काम के बाद का चरण होगा। मतलब किसी काम का आधा चरण आप कर चुके हैं, आपको लग रहा है आप अपने जीवन में असफल रहे हैं, पर समाज के लिए आप कुछ ना कुछ दे के चले गए। जैसे एक उदाहरण के रूप में लें, खाना बनाने का उदाहरण अगर हम लोग लेते हैं, अगर आपको खाना में सब्जी बनानी है कोई, तो सब्जी बनाने में हो सकता है कि आप सब्जी काट के कहीं जाना आपको पड़ जाए, आपको खाना ना मिले, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब्जी काटना आपका विफल रहा। अगर कल के दिन किसी को सब्जी काटना है तो उसका आधा चरण आप पूरा कर चुके हैं, मतलब सब्जी आप काट चुके हैं, उसको आप केवल सब्जी पकानी है और खानी है। अर्थात एक आशा, एक आधार आप देके गए हैं समाज को। न्यूटन ने भी इस बात को माना है। न्यूटन ने ये कहा है कि मैंने इस समाज में, विज्ञान के समाज में, केवल उतना थोड़ा सा अंश जोड़ा है जो पहले से जोड़ते आ रहे वैज्ञानिक लोगों ने मुझे आधार दिया था, उसके आधार पे। मतलब जो मुझसे पहले लोग थे उनने समाज को इतना सब कुछ दे दिया था, विज्ञान को इतना सब कुछ दे दिया था कि अगर वो इस
विज्ञान में अपना योगदान ना देते तो शायद आज मैं पत्थर से आग जला रहा होता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आज मेरे लिए पत्थर से आग जलाना होता, अगर पहले से आग जली ना होती।